इस पिक्चर में आप देखिए, इसमें फोर शॉर्टनिंग है, यानी कि एक ये अलग टाइप का पर्सपेक्टिव होता है। एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव होता है कि भाई इसमें जैसे नज़दीकी चीज़ को अगर हम देखें, उसकी हाइट अगर देखें तो वो 4 फीट है, और थोड़ा सा दूर चला जाए तो वो 3.25 फीट होगा। लेकिन जो फोर शॉर्टनिंग होती है उसमें बहुत डायनेमिक पर्सपेक्टिव होता है। नज़दीक की चार अगर 4 फीट है और थोड़ी सी दूर जाके वो 3 फीट हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा होना और बहुत ज़्यादा बड़ा होना। हमारे नज़दीक की चीज़ बहुत बड़ी होगी तो थोड़ी सी दूर जाते ही वो चीज़ बहुत छोटी हो जाती है। तो डायनेमिक पर्सपेक्टिव को आप फोर शॉर्टनिंग बोलते हैं, जिसमें लगता है जैसे मेरी आंखों के बिल्कुल सामने कोई चीज़ आ गई है और थोड़ी सी दूर ही वो चीज़ बहुत दूर चली गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें कैमरे के लेंस के सामने ही एक अंगूठा रख दे तो पूरा का पूरा जो गांव है, पूरा पूरा शहर है, वो दब जाता है, यानी कि उसके पीछे छुप जाता है। तो जो बहुत नज़दीक की चीज़ है वो बहुत बड़ी ड्रॉ होगी, बहुत बड़ी दिखेगी, और थोड़ी सी दूर जाती ही कोई चीज़ जो है बहुत छोटी नज़र आती है। तो इसको डायनामिक पर्सपेक्टिव को हमेशा फोर शॉर्टनिंग बोलते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये पर्सपेक्टिव होता है। इसमें चार टाइप के जो पर्सपेक्टिव हैं वो दिखाए गए हैं। एक होता है वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों डॉट्स या सारी डायमेंशन के जो कोने हैं उनको अगर हम देखें तो वेनिशिंग पॉइंट, यानी कि हम जहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे हम खड़े होते हैं, वहाँ पे अगर हम देखें तो सारी चीज़ें जो है वो एक ही जगह पे ही टच कर दी गई है, यानी कि सारे के सारे हिस्से जो हैं उस पे चले जाते हैं। लेकिन जब 2 पॉइंट पे आते हैं, और मैं एक और चीज़ बता दूं कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव हमेशा आपके फसाड या कह लीजिए फ्रंट का जो भी कोई एक अगर मान लीजिए 2D कोई चीज़ दिखानी हो तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव जो है उसमें यूज़ होता है। यानी कि मान लीजिए घर दिखाना है तो घर के फ्रंट लाइन पे सेंटर में खड़े होकर अगर हम ड्रॉ करते हैं, जिसमें ना कोई लेफ्ट डायमेंशन दिख रही है, ना टॉप दिख रही है, ना राइट दिख रही है, ना बेस दिख रहे हैं, अगर इस तरीके से अगर हम फ्रंट से किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसमें 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई हम रियलिस्टिक कोई भी चीज़ दिखाते हैं, यानी कि रियलिस्टिक कोई भी ऑब्जेक्ट को जब दिखाते हैं तो हमेशा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव यूज़ करते हैं। 2 पॉइंट में एक एरिया जो है, एक डायमेंशन लेफ्ट में जाती है, एक राइट में जाती है, और थोड़ी सी हल्की सी दूर जाते जाते चीज़ थोड़ी छोटी भी नज़र आती है। तो जो रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव है उसको हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ड्रॉ करते हैं। 3 पॉइंट इज डायनामिक। 3 पॉइंट में ड्रामा क्रिएट होता है, यानी कि उसमें लेफ्ट और राइट वाली डायमेंशन तो होती होती है, यानी कि छोटी होती हुई नज़र आती है, लेफ्ट में भी जाते हुए राइट में। लेकिन 3 पॉइंट में एक और पॉइंट है जिसकी तरफ जाते जाते दूसरी चीज़ जो है वो भी छोटी होती नज़र आती है। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव असलियत में बहुत बड़ी चीज़ को डायनामिक रूप में दिखाते हैं। इसमें यूजुअली आपने देखा होगा कि अगर आप एक बिल्डिंग के सामने खड़े हो जाएं और बिल्डिंग बहुत बड़ी हो तो आपको लगेगा बिल्डिंग का जो बेस है जिसके पास आप खड़े हैं वो तो बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन ऊपर जाते जाते वो चीज़ छोटी होती जा रही है, पतली होती जा रही है, लेकिन वो होती बराबर ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव नज़र आता है। तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ी हो या आप ऑब्जेक्ट के बहुत नज़दीक हो, दोनों चांसेस में 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव आपको यूज़ करना पड़ता है। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, या तो ऑब्जेक्ट आपसे बहुत बड़ी हो या आप ऑब्जेक्ट के किसी भी ऑब्जेक्ट के बहुत नज़दीक हो। मान लीजिए मैं कहता हूं कि आप एक छोटे से बॉक्स के पास हैं, छोटे से बॉक्स के बिल्कुल नज़दीक, यानी कि आप कह लीजिए 1 फुट दूर जाके भी देखते हैं, 1 फुट के नज़दीक होके जाके देखते हैं, तो ये आपको 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का लुक देगा। लेकिन उसी से ही, उसी अलमारी से या उसी ब्लॉक से अगर आप 6-10 फीट दूर से देखेंगे तो वो 2 पॉइंट में चला जाएगा। यानी कि वो ऑब्जेक्ट बेशक छोटा था, लेकिन आप जब नज़दीक चले जाते हैं तो वो आपकी आंखों की लुक में वो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट नज़र आता है, तो वहाँ पे 3 पॉइंट यूज़ हो जाता है। तो 3 पॉइंट जो है वो हमेशा या तो आपकी ऑब्जेक्ट बहुत बड़ी है या उसको आप बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, तो उस हिस्से पे या उस सिचुएशन में 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव यूज़ होता है। नंबर 4 जो पर्सपेक्टिव है वो है फिश आई, यानी कि 4 आई पर्सपेक्टिव। 4 पॉइंट में क्या होता है, जिसमें 3 पॉइंट में लेफ्ट राइट और एक बॉटम या टॉप होता है, इसमें लेफ्ट राइट
टॉप एंड बॉटम चारों होते हैं, यानी कि हर चीज़ पर्सपेक्टिव की यानी कि वैनिशिंग पॉइंट की तरफ जाते हुए छोटी होती नजर आएगी। इस 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव को फिश आई पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं। इस टाइप के पर्सपेक्टिव को यूजुअली हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ बहुत बड़े एरिया को बहुत छोटे में दिखाना हो, बहुत जल्दी हमें ख़त्म करना हो, तो हम 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव यूज करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक होता है, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होता है, ड्रामाटाइज होता है, ड्रीमी होता है, और रियल में इस तरीके से हमारी आंखें देखती नहीं हैं। लेकिन अगर हम अपनी आँख को लेफ़्ट भी देख लें, राइट भी देख लें, टॉप भी देख लें और बॉटम भी देख लें, और हमें सब कुछ एक साथ ही नज़र आए, तो समझिए 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव यूज़ होता है। तो इस तरीके से ये 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव जो है वो यूज़ किए गए हैं। इसमें आप ध्यान से देखिए, ये सीन के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर रियलिज्म दिखाना, ड्रामा दिखाना, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है। देखिए, आई लेवल को ढूंढना भी एक आर्ट होती है। हम कई बार ये देखते हैं कि आई लेवल जो है वो इस सामने वाले सीन में कहाँ पे है। तो इस पिक्चर में आप देखिए 2 फोटोग्राफ हैं, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है। तो जो आई लेवल्स हैं, वो आई लेवल कैसे देखते हैं हम, कि जहाँ पे जाती हुई कोई भी लाइन, यानी कि जितनी भी लाइनें जो दूर जाती हुई हैं, अगर वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए, यानी कि आई लेवल के साथ मैच कर जाए, ना ऊपर जाते हुए नजर आए, ना नीचे जाते हुए नजर आए, और बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नजर आए, तो समझिए आपका आई लेवल उस जगह पे है। और आई लेवल हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, होराइजन के अकॉर्डिंग होता है। तो आई लेवल को ढूंढने का जो तरीका है वो यही है कि जाती हुई लाइंस अगर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मैच करती हो, ना ऊपर जाती हुई नजर आए, ना नीचे जाती हुई नजर आए, तो उस जगह पे आप होराइजन देखते हैं या हॉरिजॉन्टल लाइन देखते हैं, दैट कॉल्ड योर आई लेवल। इस पिक्चर में आप देखेंगे तो ये कंपोजिशन है। कंपोजिशन के जो रूल्स हैं, वो कंपोजिशन अपने आप में एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट होता है। मैं बहुत उस चीज़ की उस डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आप ये पॉइंट्स अपने दिमाग में डाल लें, तो आप एक बहुत अच्छी कंपोजिशन बना सकते हैं, अच्छे कंपोज़र बन सकते हैं, अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं। यानी कि आप देखिए इसमें मैंने क्या क्या, यानी कि विजुअल की बात कर रहा हूं मैं, इसमें मैंने क्या क्या यूज़ किया है। पॉइंट नंबर 1, नो ऑब्जेक्ट शुड बी इन सेम साइज। कोशिश कीजिए हर ऑब्जेक्ट डिफरेंट साइज में होनी चाहिए। अगर मैं मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मेरे को 5 सर्कल यूज करना है, तो हर सर्कल का जो साइज है वो छोटा बड़ा होना चाहिए, सेम साइज का नहीं होना चाहिए। आई मीन दैट इस पिक्चर में तो फिर भी शेप जो है वो तीनों डिफरेंट हैं, इसलिए ये चीज तो अपने आप में ठीक है। पॉइंट नंबर 2, नो ऑब्जेक्ट शुड बी ऑन सेम बेस लाइन। यानी कि जो ग्राउंड के ऊपर कोई भी चीज रख दें और वो सेम लाइन पे मैच कर जाए, इसका मतलब वो गड़बड़ है, यानी कि वो फ्लैट। आपकी जो कंपोजिशन का जो रूल है वो ये है कि वो एक ही लाइन पे, इसका मतलब वो फ्लैट सरफेस पे हैं, यानी कि वो एक ही लाइन में खड़े हैं। और एक ही लाइन में खड़े होने का मतलब कि वो कंपोजिशन आपकी खराब है, यानी कि आपका वो कट जाता है वो एरिया। तो इसमें आप देखिए पिक्चर में जो राइट साइड में है, कि इसमें जो बेस लाइन है, ऑरेंज की जो बेस लाइन है वो नीचे है, उससे ऊपर सफेद पॉट की है, और उससे ऊपर कप की है। तो तीनों की जो बेस लाइन है वो अलग है, और तीनों की हाइट भी वो बिल्कुल अलग है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी 2 ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक से ज्यादा हो, वो सेम बेस लाइन पे ना आए, उनको आगे पीछे करना होगा, तभी वो ऊपर नीचे आएगा। पॉइंट नंबर 3, नो ऑब्जेक्ट शुड बी इन सेम शेप। यानी कि दो, देखिए राइट साइड में पिक्चर है, ऑरेंज जो है स्फीयर है, और जो कप है वो सिलिंड्रिकल है, और वो बिल्कुल एक सिंपल सा सिलिंड्रिकल है, लेकिन जो व्हाइट वाला है वो भी सिलिंड्रिकल लेकिन डिफरेंट शेप में है। तो तीनों की शेप जो है वो बिल्कुल अलग है। पॉइंट नंबर 4, नो ऑब्जेक्ट शुड बी इन सेम कलर। यानी कि एक ऑरेंज है, एक डार्क रेड है, एक वाइट है, तो तीनों के ऊपर नजर पड़ेगी। यानी कि अगर हम इन तीनों को एक कलर में कर दें, तो हमारी जो आंखें हैं वो मूव नहीं कर पाती हैं देखने के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो अहमियत है, उसकी इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि हर ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो डिफरेंट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, ईच ऑब्जेक्ट शुड बी ओवरलैप्ड विद ईच अदर। यानी कि ये देखिएगा कि
ओवरलैप का मतलब यहाँ पे डेप्थ से मतलब है, पर्सपेक्टिव से मतलब है। ऐसा लगना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप है। यानी कि हर चीज़ एक दूसरे के आगे पीछे है, इसका मतलब वो ग्रुप बन जाता है। यानी कि हर ऑब्जेक्ट की जो बेस लाइन है वो डिफरेंट है, इसलिए ओवरलैपिंग है। अगर मैं सारी एक लाइन के ऊपर रख दूं तो इसका मतलब लेफ्ट टू राइट तो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं लेकिन आगे पीछे नहीं रखे हुए हैं। आगे पीछे रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे थोड़ा सा ही पार्ट टच कर दो, लेकिन आगे पीछे करने से कंपोजिशन का जो रूल है वो एक अप्लाई होता है और वो एक अच्छी डेप्थ उसमें महसूस होती है। नेक्स्ट इज देयर शुड बी डेप्थ, पर्सपेक्टिव, आई मीन पर्सपेक्टिव इन कंपोजिशन। पर्सपेक्टिव तभी आएगा जब आगे पीछे ऑब्जेक्ट रखी जाएंगी चीज़ें, यानी कि दूर जाती हुई चीज़ें भी उसमें दिखाई देनी चाहिए। अगर मान लो मैं इसमें देखूं ऑरेंज सबसे आगे है, उसके पीछे वाइट है और उसके पीछे आपका कप है। यहाँ पे बुक को भी आप रख सकते हैं, इसमें कपड़े को देखिए डायगोनल दिखाया है, इसमें बुक को भी डायगोनल दिखाया है, बाकी चीज़ें वर्टिकल हैं। तो कंपोजिशन जो है ये कह रही है कि इसमें पर्सपेक्टिव है, क्यों? क्योंकि दूर जाती हुई चीज़ें भी महसूस होती है, यानी कि ओवरलैप्ड हैं चीज़ें। ओवरलैपिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो कंपोजिशन को बहुत ज़्यादा डीप पे ना बताते हुए मैंने खाली पॉइंट्स नोट किए हैं इसमें, और ये पॉइंट्स जो हैं अगर आप अप्लाई कर देते हैं कोई भी चीज़ बनाने से पहले, तो आपको बहुत कुछ ज़्यादा इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है, आपकी कंपोजिशन हमेशा बेस्ट ही बनेगी।